नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे व्यापम के पेपर हो या सीजीपीएससी के द्वारा जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे व्यापम के द्वारा हाल ही में प्रयोगशाला परिचारक के लिए वैकेंसी जारी की गई है, आगामी दिनों में उनका पेपर भी होना है, तो उसके लिए हम कैसे पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। खास बात यह कि ये जो लेक्चर की जो सीरीज होंगे, इसमें जो पूरे कोर्स होंगे, तो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप क्लास 9th और 10th को आपको पढ़ना होगा। तो आपके लिए मैं केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस किस टॉपिक के बाद क्या आना चाहिए वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए, अब हमारा सिलेबस क्या कहता है उन पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो सीरीज होने वाला है पूरा आपका लेक्चर का, वो हर प्रतियोगी परीक्षा में आपके काम आने वाला है। खासकर आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत डिटेल पढ़ाया जा रहा है, तो बाकी प्रतियोगी परीक्षा तो उसमें सम्मिलित हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या कहता है। सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो इस जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें 100 अंक के पेपर होने हैं, और इस 100 अंक के पेपर में जो 60 अंक का होगा, 60 अंक जो होगा वो साइंस सब्जेक्ट को सम्मिलित किया गया है, इसमें विज्ञान को शामिल किया गया है। और जो 40 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ को सम्मिलित किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे कि आप सभी तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करते ही रहते हैं, लेकिन साइंस में क्या होगा, तो साइंस में ध्यान रखिएगा कि साइंस में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सीधा लिख दिया गया है कि 9th और 10th का जो स्टेट बोर्ड की बुक है तो उसको सम्मिलित किया गया है। अब इस विज्ञान विषय में अगर हम 9th और 10th की बुक को देखते हैं तो हमारा सिलेबस क्या कहता है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो ये विज्ञान विषय में अगर हम शामिल करें तो हमको क्या क्या पढ़ना है साइंस में। तो साइंस में एक हमको पढ़ना है, सबसे पहले वो रहेगा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री जिसे हम रसायन कहते हैं। दूसरा हमको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स जो भौतिकी कहलाता है। तीसरा बायोलॉजी जो जीव विज्ञान कहलाता है। और इसके बाद आएगा वो है आपका इन्वायरमेंट। इसमें इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक हैं, 3-4 चैप्टर जो हैं उसको भी हमको ध्यान रखना है, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, कचरा का निपटान कैसे करना है। तो ये सब टॉपिक जो दिया गया है वो हमको पर्यावरण में पढ़ना होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं, तो आज जो हम लोग कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं, हमको आपको ये सब पढ़ना है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी होगा कि एक एक को पहले बहुत अच्छे तरीके से बेहतर से कंप्लीट कर लें। एमसीक्यू पैटर्न पर हम चलेंगे ताकि आपको पता भी चलेगा कि कैसे संभावित क्वेश्चन आपके सामने नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक डिस्कस देखें तो हम केमिस्ट्री को लेकर के पहले डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री में हमारे अगर 9th और 10th के अगर हम सिलेबस को देखते हैं, 9th और 10th में, तो हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर हमको पढ़ना होगा पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, ये पढ़ना है हमको। नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद यदि हम देखेंगे तो आपको रासायनिक आबंधन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना, कहने का मतलब केमिकल फॉर्मूला एंड
जो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन के बारे में हमको ध्यान देना है। इसके अलावा हमको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। ये 9th के सिलेबस में डिजाइन किया गया है। ये केमिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो 9th की केमिस्ट्री में ये सब पढ़ना है। इसके बाद यदि हम 10th को लेकर के चलें तो 10th को लेकर के हमको क्या पढ़ना होगा, तो 10th को हमको लेकर के पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना होगा, तत्वों का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल देखना है हमको। इसके अलावा यदि हम ध्यान देंगे तो धातु एवं धातु कर्म के बारे में पढ़ना है, जिसे हम इंग्लिश में मेटल एंड मेटलर्जी कहते हैं। चौथा, हमको अधातुओं के बारे में पढ़ना है, जो इसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हमको पढ़ना है। और अगर हम ध्यान देंगे तो दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ हमको ध्यान देना है कि हम जिसमें पॉलीमर के बारे में पढ़ते हैं, इस तरीके से हमको पढ़ना है। तो 9th और 10th में मिला करके केमिस्ट्री के ये एक भाग हुआ। ऐसे ही हमको फिजिक्स को लेकर के चलना है, ऐसे ही हमको बायोलॉजी को लेकर के चलना है, ऐसे ही हमको इन्वायरमेंट को लेकर के चलना है। अब ये जो आपको चैप्टर दिख रहा है तो आपके मन में आएगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। इसीलिए हम इजी बनाने के लिए और आपकी मजबूती तैयारी हो पाए करके हम एक बेसिक से लेकर के एक हाई लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे। अब आपके मन में आएगा कि हम लाइन से चलते हैं, तो इसमें आपको तैयारी थोड़ा टफ लगेगा। इसलिए आपको बहुत इजी वे में लेकर के चलता हूं। सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में हम लोग एक बेसिक नॉलेज लेते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके चैप्टर सम्मिलित होते चले आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना की तैयारी पहले करने चालू करेंगे। आपको ये दिख रहा होगा कि पहला तो पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार है, सेकेंड टॉपिक, ये भी सभी कंप्लीट होगा, लेकिन हम आपकी तैयारी को इजी बनाना चाहते हैं, इसीलिए परमाणु संरचना को हम पहले लेकर के चलते हैं। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, परमाणु संरचना है, तो हम इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हमको पहले पता होना चाहिए। इसमें हम पहले देखेंगे खोजकर्ता को, देखेंगे कि कौन किसको खोज किया है। जैसे क्या चीज तो याद रखना है, जैसे आपको देखना होगा इलेक्ट्रॉन के मॉडल के बारे में हमको देखना है, थॉमसन मॉडल जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, ये सब के बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमको देखना होगा कि क्या परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसको हम इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। इसके बाद हम देखेंगे कि परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार, जिसको हम इंग्लिश में एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास। और ये उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमको देखना है कि समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप्स क्या है, समभारिक क्या है, जिसको हम आइसोबार कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, और सम न्यूट्रॉनिक क्या है, जिसको हम लोग आइसोटोनिक या आइसोटोन्स कहते हैं। ये वाला अगर हम ध्यान देंगे तो हम इसे आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स। ये आइसोबार कहलाता है, आइसोबार। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक। और ये आइसोटोनिक कहलाता है, आइसोटोनिक या आइसोटोन्स कहलाता है। तो ये सब के बारे में हमको पढ़ना होगा। इसके अलावा हम कुछ मॉडल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये एक हमारा बेसिक नॉलेज होगा।
और हम यहां से अब शुरुआत करने जाने वाले हैं कि क्या होता है। जैसे परमाणु है तो हम पहले परमाणु के बारे में समझिए कि परमाणु होता क्या है, क्या इसका साइज होगा, नाभिक का आकार क्या होता है, न्यूक्लियस क्या चीज है, तो ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपनी तैयारी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम ध्यान देंगे तो केमिस्ट्री में ना दो चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना होगा। एक आपको याद रखना है आपको परमाणु क्रमांक के बारे में, और दूसरा आपको याद रखना है परमाणु भार के बारे में। मतलब आपको परमाणु भार क्या होता है ये जानना होगा और परमाणु क्रमांक क्या होता है ये जानना होगा। तो हम सबसे पहले परमाणु क्रमांक शुरुआत करने जाने वाले हैं, एटॉमिक नंबर चालू करने वाले हैं। एटॉमिक नंबर चालू करने के पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। याद रखिएगा एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एटॉमिक नंबर को जानना है उसके पहले हम थोड़ा ध्यान देते हैं, कुछ एक पृष्ठभूमि हम इसकी तैयार करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि परमाणु का आकार क्या होता है, और एक हमको समझना है नाभिक क्या होता है। परमाणु मतलब एटम और नाभिक मतलब न्यूक्लियस। ये जो परमाणु है ना, अगर आप सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणु का जो आकार होगा, साइज ऑफ एटम होगा, वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर पर है। सेंटीमीटर पर ध्यान रखना है। लेकिन यही बातें अगर आपको मीटर पर आपको ध्यान देना है तो आपको ये पता है कि यदि आप मीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। लेकिन हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसलिए हम 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो याद रखिएगा, जब भाग देंगे तो ये 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, महत्वपूर्ण पॉइंट। परमाणु का आकार कितना होता है ऐसा पूछेगा, तो यदि सेंटीमीटर में दिया गया है तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, और यदि मीटर में दिया गया है तो 10 की पावर -10 मीटर याद रखना है। अब बात करते हैं कि नाभिक क्या है। तो नाभिक जो है, जैसे मान लो मैं ये पेन रखा हूं तो ये पेन का कुछ ना कुछ तो भार होगा। वैसे हम केमिस्ट्री में तत्व के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब एलिमेंट का जो भार होता है यदि किसी बिंदु पर केंद्रित हो जाए, तत्व का अधिकतम भार, क्या चीज बोल रहा हूं, तत्व का अधिकतम भार को यह प्रदर्शित करने का काम करता है। अधिकतम भार को मतलब किसी भी एलिमेंट के मैक्सिमम मास को रिप्रेजेंट करने का काम न्यूक्लियस करता है, नाभिक करता है। यदि कोई तत्व का अधिकतम भार किसी बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो वह बिंदु उस तत्व का नाभिक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, नाभिक का काम यह होगा कि वो तत्व के अधिकतम भार को, मैक्सिमम मास को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अब बात यह करते हैं कि नाभिक का आकार कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो नाभिक का आकार होगा वो जनरली याद रखिएगा 10 की पावर -12 सेंटीमीटर टू 12 के पावर -13 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, तो आप दोनों सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये 12 की पावर -12 सेंटीमीटर या 12 की पावर -13 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में ध्यान रखना है। फिर वही बात होगी कि अगर मीटर में करेंगे तो मीटर में करेंगे तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और इस प्रकार 10 की पावर -14 मीटर टू 10 की पावर -15 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, नाभिक का आकार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु और नाभिक के आकार को बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मीटर में बोला जाएगा तो आप याद रखिएगा 10 की पावर -10 मीटर है। नाभिक का पूछेगा तो -14 मीटर, या तो ऑप्शन में दिया रहेगा या तो -15 मीटर दिया रहेगा। आया बात समझ में। तो जनरली आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके 10th के बुक में इसके आधार पर रखा गया है, 10 की पावर -15 के आधार पर रखा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो नाभिक का काम क्या है, नाभिक किसी भी तत्व के अधिकतम भार को बताएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती हैं।
तो ध्यान रखिएगा, नाभिक में जो चीजें होती हैं वो एक होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर में कौन होता है? तो एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के अलावा और कौन होता है? तो न्यूट्रॉन के अलावा प्रोटॉन होता है। ये तो दो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें हम याद रखते हैं। इसके अलावा हमको एक नाम ये मेसॉन और एक नाम हमको पॉजिट्रॉन के बारे में याद रखना है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में हमको याद रखना है कि ये चारों जो होंगे वो नाभिक के अंदर होते हैं। तो नाभिक के बाहर कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, नाभिक के जो बाहर होगा वो कौन होगा? तो नाभिक के जो बाहर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। और नाभिक में कौन स्थित नहीं है या अवस्थित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं होता, क्योंकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्यों चक्कर लगाता है इसको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन और पॉजिट्रॉन है। अब ये जो पार्टिकल, ये जो कण है, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा कि इसके खोजकर्ता को बताओ। और व्यापम ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसके खोजकर्ता कौन है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले खोजकर्ता को पढ़ेंगे। जब ये क्लियर होगा तो ये ऑटोमेटिक ये दोनों पॉइंट आपके आसानी से क्लियर होंगे। इसलिए हम तैयारी को और इजी बनाने के लिए थोड़ा पृष्ठभूमि की ओर चल रहे हैं। जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता है उनका नाम है आपका चैडविक। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो चैडविक है, याद रखिएगा। यदि आपको प्रोटॉन बोला जाए, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के जो खोजकर्ता है वो कौन है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के कारण हम ये समझते हैं कि प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड है। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन का खोजकर्ता पूछा जाएगा तो गोल्डस्टीन लगाना है, रदरफोर्ड नहीं लगाना है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन पे आवेश को खोजने का काम किया था। चार्ज ऑफ प्रोटॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के आवेश के खोजकर्ता रदरफोर्ड है। लेकिन यहां केवल आपके प्रोटॉन के खोजकर्ता पूछा जाएगा तो गोल्डस्टीन को लेकर के चलना है। अब बात करते हैं कि मेसॉन, तो मेसॉन क्या है और पॉजिट्रॉन के बारे में इन दोनों के खोजकर्ता कौन है, ये ध्यान रखना है। मेसॉन और पॉजिट्रॉन का यदि हम खोजकर्ता देखें तो मेसॉन का खोजकर्ता युकावा है, युकावा, और पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता एंडरसन है, एंडरसन। ये चारों के चारों जो होंगे वो न्यूक्लियस के भीतर, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, नाभिक में प्रेजेंट होंगे। लेकिन आपको पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन क्या? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है, जे थॉमसन है। आया बात समझ में, क्लियर हुआ? अब महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान रखते हैं कि खोजकर्ता को तो याद करते हुए भी चलना है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है चैडविक, प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन का आवेश बोलेगा तो रदरफोर्ड, उसके बाद में मेसॉन का युकावा, पॉजिट्रॉन का एंडरसन और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन है। अब सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। इन नाभिक के भीतर तो चार लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, चार पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे वाले हैं ना, मेसॉन और पॉजिट्रॉन, इनकी संख्या बहुत अल्प मात्रा में है, बहुत कम मात्रा पे है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा, जिसकी संख्या ज्यादा वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा प्रभावी है इनकी तुलना में, इनकी संख्या कम है, तो जो कम होगा उनको तो दबा दिया जाएगा। तो इन मेसॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो इतने अल्प मात्रा में है, इतने कम मात्रा में है कि हम इसको नेग्लिजिबल, नगण्य मान लेते हैं। जब नगण्य मान लेंगे तो कौन ज्यादा मात्रा में आ गया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा मात्रा में है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो ज्यादा मात्रा में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता था वो इनके चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता था। अब बचा मेसॉन और पॉजिट्रॉन की संख्या तो कम है, तो कम है तो उसका रोल भी नहीं रहेगा। इसीलिए जब हम तैयारी करते हैं
तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, न कि मेसॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मेसॉन के खोजकर्ता युकावा है और पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। ठीक है, अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन होता है ना, उसको हम लोग देखते हैं p से रिप्रेजेंट कर लिए, कैपिटल P, और इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल वर्ड से बना है, इसलिए न्यूट्रॉन में 0 चार्ज आएगा। आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो क्या होता है आपका 0 होता है। प्रोटॉन में जो होता है आपका +1 होता है, ये बताने वाला रदरफोर्ड था। और इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो -1 होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन में खास बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन में इसे E- से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, E- से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में -1 आवेश है, और इसलिए जब भी मैं E- लिखूंगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लिखा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, कोई आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की जानकारी देगा और ये पूछेगा कि इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको आगे। अब ये 3 चीजें आपके सामने आ गया। अब बात ये आ रहा है कि हम थोड़े देर पहले देखे थे कि नाभिक देखे थे, तो नाभिक में हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े थे, प्रोटॉन के बारे में पढ़े थे, मेसॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में। तो मेसॉन जो है, मेसॉन जो होता है उसका क्या होगा, तो मेसॉन का पाई होता है, और पॉजिट्रॉन का क्या होगा, तो पॉजिट्रॉन को हम लोग E+ से प्रदर्शित करते हैं। ये 2 हो गया। अब ये देखते हैं कि मेसॉन और पॉजिट्रॉन तो यहां है, लेकिन इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो जो मेजॉरिटी में है, जो ज्यादा मात्रा में है, वो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो यही अपना प्रभाव दिखाएंगे, है ना। तो अब बात को समझना, जो नाभिक के अंदर ये 4 थे, इनकी संख्या कम, तो ये दोनों ज्यादा हो गए। ये दोनों ज्यादा हैं, तो ये अपना प्रभाव बताएंगे। लेकिन ये क्या चीज था, नाभिक। नाभिक किस चीज को बता रहा था, अधिकतम भार को बता रहा था। किसके अधिकतम भार को बता रहा था, तत्व के अधिकतम भार को बता रहा था। मतलब एक्चुअल में नाभिक बता रहे। अब नाभिक में है कौन जो मेजॉरिटी में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो जो भार बताने वाला एक्चुअल में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि नाभिक में वो दोनों तो कम है, तो ये दोनों ही मेन हुए। अभी किसको बताता था नाभिक, तत्व के भार को बताता था, है ना। तो तत्व को भार कौन एक्चुअल में बता रहे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बता रहे। नाभिक हम क्या बोलते हैं, नाभिक बताता है कि तत्व के अधिकतम भार को, लेकिन नाभिक में ज्यादा मात्रा में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो एक्चुअल में भार को तो यही दोनों बताए ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा, परमाणु भार क्या होता है ऐसा आपको पूछेगा, भार 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 वाला शब्द आएगा, क्योंकि नाभिक किसको बताता था, नाभिक बताता था तत्व के अधिकतम भार को, है ना। कौन कौन बताता था, नाभिक बताता था। लेकिन नाभिक में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ध्यान रखिएगा, तो ये एक्चुअल में दोनों जाएंगे भार वाले में। और हमको 2 लोग को पढ़ना था, एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु भार। तो एटॉमिक मास क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास किसको बोलेंगे, तो भार को एक्चुअल में ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो समेशन होगा, उसे ही हम एटॉमिक मास कहते हैं, परमाणु भार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। परमाणु भार के हिसाब से आपको पूछ देगा कि परमाणु भार क्या है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग ध्यान रखना है। ठीक, अब थोड़ा देर के लिए हम समझते हैं, ध्यान देना है। न्यूट्रॉन जो था, न्यूट्रॉन नाभिक में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज, तो आप देख रहे हो न्यूट्रॉन में तो 0 चार्ज। तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज, प्रोटॉन में +1 चार्ज। तो एक्चुअल में जो नाभिक है वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो धनात्मक व्यवहार कर रहा है। तो नाभिक में कौन सा आवेश है, तो नाभिक में धन आवेश है, धनात्मक है। मतलब जब धनात्मक खुद नाभिक होगा
तो अपने चारों ओर धनात्मक को थोड़ी घुमाएगा, अपने चारों ओर ऋणात्मक को घुमा पाएगा, क्योंकि वो खुद धनात्मक है। जब वो खुद धनात्मक है तो अपने चारों ओर कैसे लेकर के चलेगा? निगेटिव को अपने चारों ओर घुमा पाएगा, पॉजिटिव को नहीं। तो निगेटिव कौन है? निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। निगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब बात ध्यान से समझिएगा। नाभिक में जितना प्लस होगा ना, वो अपने चारों ओर उतने ही माइनस को घुमा सकता है। यदि नाभिक में अगर 5 प्लस है ना, तो याद रखिएगा वो 5 माइनस को ही घुमा पाएगा। यदि अगर नाभिक में 50 प्लस है ना, तो वो 50 माइनस को घुमा पाएगा। ये एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि जितना प्लस होगा नाभिक में, प्लस किसके कारण आ रहा है? प्लस किसके कारण आ रहा है? प्रोटॉन के कारण। यदि नाभिक में 10 प्लस है ना, तो वो अपने चारों ओर केवल 10 माइनस को घुमाना चाहेगा। मतलब यहां से एक निष्कर्ष पता चल रहा है कि प्लस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, है ना? प्लस और माइनस। मैं बोला कि यदि प्लस 1 है तो माइनस 1 होगा, प्लस 5 है तो माइनस 5 होगा, प्लस 10 है तो माइनस 10। कहने का मतलब जितना प्लस होगा उतना ही माइनस हो सकता है। लेकिन नाभिक में प्लस किसके कारण आ रहा है? ये प्लस का चार्ज कौन कर रहा है? तो देख रहे न्यूट्रॉन में तो 0 है। प्लस किसके पास है? प्रोटॉन। कहने का मतलब ये होगा कि प्लस तभी आ रहा है जब उतना प्रोटॉन होगा। कहने का मतलब यहां 10 प्लस है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पास 10 प्रोटॉन है, और ये 10 प्रोटॉन है तो अपने चारों 10 माइनस को ही घुमा पाएगा। तो ये हो गया कि ये 10 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब प्लस और माइनस की संख्या समान। प्लस प्रोटॉन के कारण आ रहा था और माइनस किसके कारण आ रहा था? इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा था। और हम ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर होंगे। जब आप समझ गए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तो यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर क्या है? ध्यान से समझना है। एटॉमिक नंबर ये बोल रहे हैं कि यदि किसी भी तत्व में यदि कुल प्रोटॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुल प्रोटॉनों की संख्या या कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, उसे ही हम एटॉमिक नंबर कह रहे हैं। लेकिन यहां पर डेफिनेशन में एक शब्द के लिए घुमाया जाता है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। आपको यह पता है कि ये जो प्रोटॉन कहां है? तो प्रोटॉन आप बोलेंगे कि सर प्रोटॉन नाभिक के भीतर होता है, नाभिक में होता है। तो जब प्रोटॉन नाभिक के भीतर है ना, नाभिक में है, इसीलिए डेफिनेशन में परमाणु क्रमांक को जेड से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक के जो डेफिनेशन होगा, इस परमाणु क्रमांक के डेफिनेशन में हम क्या बना देते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। इसके लिए 2 डेफिनेशन होगा एटॉमिक नंबर के लिए, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले तो यह ध्यान रख लो, एटॉमिक नंबर के खोजकर्ता मोसले हैं। मोसले 1913 में 1930 में मोसले ने परमाणु क्रमांक का खोज किया, और इस आधार पर हम इसका डेफिनेशन भी हम देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन के बारे में हम परमाणु क्रमांक का 2 डेफिनेशन देखेंगे। पहला डेफिनेशन ये बोलेंगे कि कोई भी तत्व है, किसी तत्व में कुल प्रोटॉनों की संख्या या किसी तत्व में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात को समझना, एक कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है ना? और ये आपको पता है कि प्रोटॉन कहां होता है? नाभिक के भीतर होता है। इसलिए यहां पर थोड़ा सा हम क्या करने जाने वाले हैं, थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। कैसे? डेफिनेशन में
ये में समान इसलिए क्या आपको याद रहे, किसी तत्व में कुल प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ध्यान, यहां योग नहीं करना, किसी तत्व के, आपको क्या बोलना है, नाभिक में उपस्थित, क्योंकि प्रोटॉन कहां होता है, प्रोटॉन कहां होता है, नाभिक में, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, या बोल रहा हूं ना, प्लस नहीं, परमाणु भार में प्लस होगा, परमाणु भार में प्लस होगा, एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग जो होगा वो परमाणु भार है। लेकिन हम परमाणु क्रमांक पढ़ने जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक क्या कहेगा, इस बातों को ध्यान रखना है। परमाणु क्रमांक बोलेगा किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, या किसी तत्व में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। आया बात समझ में? अब महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो परमाणु क्रमांक होगा, इसी परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को जमाया गया, तत्वों को, एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया है। और जब तत्वों को जमाया गया तो एक टेबल सामने आया, और उस टेबल को हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और परमाणु क्रमांक के आधार पर जो टेबल बना है ना, इस टेबल को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मॉडर्न, आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक पर आधारित है। हुआ क्या था, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो तत्वों को एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करने लगे, और अरेंज करने लगे ना, तो एक टेबल सामने आया, और इस टेबल को हम लोग पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिए। लेकिन हम जब शुरुआती अवस्था पर कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां या कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। उसी प्रकार यहां भी कुछ कमी और कुछ त्रुटि थी। इस त्रुटि को कौन देखा? मोसले ने देखा। मोसले बोला कि यार ये इस पीरियोडिक टेबल में कुछ कमी त्रुटि है, हो सकता है कमी ना परमाणु भार के कारण आया होगा, परमाणु भार का उपयोग किया गया है इसलिए आया होगा। तो मैं परमाणु भार का प्रयोग नहीं करने वाला, मैं एक नया संख्या का प्रयोग करूंगा, और वो संख्या होगा परमाणु क्रमांक। और इसलिए परमाणु क्रमांक के जो खोजकर्ता बने, मोसले बने। और मोसले ने आवर्त सारणी को मॉडिफाइड करने का काम किया, सुधारने का काम किया है। हम आवर्त सारणी में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अभी एक आपको बेसिक नॉलेज के में आपको बहुत सारे जो आपके चैप्टर हैं, सिलेबस हैं, उसके बहुत सारे पॉइंट आपको स्टोरी के माध्यम से बताते जा रहा हूं, चाहे वो 9th के हो चाहे 10th के हो, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होते जाएगा। इसलिए हम लोग टॉपिक वाइज न चल करके हम एक मजबूत तैयारी करने के प्रयास कर रहे हैं, और उसी दिशा पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, परमाणु भार जो है वो का प्रयोग किया गया, कौन? मेंडलीव के द्वारा किया गया, और उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाया। लेकिन मोसले ने इस कमियों को दूर करने का प्रयास किया, और उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो कमियां किसके में थी? ये वाले पीरियोडिक टेबल में। ये पीरियोडिक टेबल जो है इसमें कुछ ना कुछ कमी आया, कुछ कमी या त्रुटि आया। तो जो कोई कमी चीज या त्रुटि वाली चीजों को आप पढ़ना चाहेंगे क्या? नहीं, आप भी अपना तैयारी कैसा करना चाहेंगे? बहुत मजबूती के साथ करना चाहेंगे। इसीलिए कोई भी कमी वाले चीजों को हम क्या कर देते हैं? साइड कर देते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में परमाणु भार को आप साइड कर देंगे। मेन रोल किसका रहेगा? परमाणु क्रमांक का, एटॉमिक नंबर का रहेगा। लेकिन बस हाँ, आपको इतना जानना है कि परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु भार जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। परमाणु क्रमांक क्या है? तो बता चुका हूं, किसी नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, या किसी तत्व में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वहां नाभिक शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, केवल यहां नाभिक का प्रयोग करना है। अब बात समझते हैं, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जब आगे की ओर चलते हैं तो हम ये देखे हैं कि एक तरफ हम लिखे हैं परमाणु क्रमांक को लिखे हैं, और परमाणु क्रमांक में हम ये बातों को ध्यान दिए कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वही हमारा परमाणु क्रमांक कहलाएगा।
ये हम परमाणु क्रमांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक को। अब परमाणु जो भार होगा, एटॉमिक मास जो होगा, हम ये देखें कि एटॉमिक मास को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक मास। और ये जो एटॉमिक मास होगा जिसको हम लोग कैपिटल ए से, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। अब थोड़ी देर के लिए समझिएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जितना प्रोटॉन होगा वही हमारा परमाणु क्रमांक है? बिल्कुल, कि प्रोटॉन जितना होगा उतना ही। मान लो किसी के तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 10 प्रोटॉन है, तो आप बोलोगे कि उसका परमाणु क्रमांक भी 10 है। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्योंकि आपको पता है कि जितना प्रोटॉन होगा वही हम, एक्चुअल में हम तो डेफिनेशन में यही बोल रहे हैं ना कि किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा वही उसका परमाणु क्रमांक है। तो आपको पता चला कि किसी तत्व में 10 प्रोटॉन है, इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक 10 हुआ। आया बात समझ में? कहने का मतलब हम यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होगा। यदि किसी का परमाणु क्रमांक आपको पता चल गया कि 15 है, तो आप ये बोल सकते हो कि उसमें प्रोटॉन भी 15 है। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? क्योंकि अगर एक चीज पता चला कि अगर 10 परमाणु क्रमांक 10 है तो प्रोटॉन भी 10, इलेक्ट्रॉन भी 10। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो प्रोटॉन जितना होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो ये देखिए कि हम ये बोल सकते हैं क्या कि P के जगह मैं Z भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो A इज इक्वल टू एक नया डेरिवेशन आ जाएगा N प्लस Z, और N अगर हमको निकालना होगा तो हम A माइनस Z ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे Z को, तो A माइनस Z आ जाएगा। जब A माइनस Z आया तो A को हम क्या बोलेंगे? परमाणु भार कहेंगे, और Z को क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक बोलेंगे। यदि आपको न्यूमेरिकल के रूप में परमाणु भार और आपको परमाणु क्रमांक दिया होगा, परमाणु क्रमांक, तो दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे ना तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। आई बात समझ में कि नहीं आया? जैसे देखिएगा, अब सबसे महत्वपूर्ण, मान लो आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो कोई तत्व है, एलिमेंट है। ये जो तत्व या एलिमेंट होगा ना, इस एलिमेंट के राइट साइड में, ऊपर में, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, ऊपर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर में हो, जनरली राइट साइड में लिखा जाता है, परमाणु भार को लिखा जाता है, परमाणु भार को, ठीक है। परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास को लिखा जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। और किसी तत्व के लेफ्ट हैंड साइड, नीचे में होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, नीचे होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, और इस तरफ जो होगा वो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहने का मतलब, यदि मान लो ये तत्व है तो जो परमाणु क्रमांक होगा वो इधर लिखा जाएगा, अब परमाणु भार जो होगा वो इधर लिखा जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक, जैसे कि एग्जांपल, आपको मान लो एक क्वेश्चन दे देता है Na 1123 ऐसा दे दिया, और आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आप ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखिएगा कि नीचे वाली संख्या जो होगी, नीचे वाली संख्या आप कंपेयर कर लीजिए, तो Z इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है, और A इक्वल टू क्या हो जा रहा है? तो A इक्वल टू 23 हो जा रहा है। कंपेयर कीजिए, है ना। तो नीचे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, राइट हैंड साइड नहीं रहेगा, वो परमाणु कहला जाता है। जैसे अगर हम कार्बन 6 लिख दे रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, लेकिन हम लोग C6H12O6 लिख दिए तो अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 नहीं होगा, कार्बन के 6 परमाणु ने भाग लिया है, ऐसा बोलेंगे। तो परमाणु क्रमांक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा। आई बात समझ में? ठीक, अब देखिएगा, आप ये बात समझ रहे हैं कि Z जितना होगा उतना ही P होगा, उतना ही E माइनस होगा।
तो आपको ध्यान देखना है कि नीचे की संख्या जितना है ना, उतना ही आपको प्रोटॉन देखना है, उतना ही आपको इलेक्ट्रॉन देखना है। तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि आपका परमाणु क्रमांक जितना होता है, हम पढ़ चुके हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हो गया जेड, पता चल गया आपको। कंपेयर के नीचे नीचे नव संख्या दिखा, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब बात समझना है न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए डेरिवेशन अभी सामने आया, a माइनस जेड कर दें। a माइनस जेड, a कौन है? तो a ऊपर रहता है, z कहां रहता है? नीचे है। तो ऊपर से नीचे की संख्या को घटा देना है आपको, बस ऊपर से नीचे की संख्या को घटा देना है। तो ये निकल आएगा कौन सा? न्यूट्रॉन। तो आप कैसे निकालेंगे? 23 माइनस 11 इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन है। मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 11, प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 11, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें सामान्य आपको सिंबल दिया जाएगा, नीचे की संख्या और ऊपर की संख्या दिया जाएगा, और आपको ना ही इसमें बताया जाएगा कि परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि नीचे की संख्या जो होंगी वो परमाणु क्रमांक होगी और ऊपर की संख्या जो होगी वो परमाणु भार होगी। चलिए, और इसमें कुछ वेराइटीज होते हैं जिसको हम देखते हैं। जैसे कभी और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन आपको पेपर में दिया रहेगा कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या 16 है तथा परमाणु भार 32 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अब देखिए, पहले वाले में क्या दिया था कि आपको केवल सिंबल दिया था और नीचे की संख्या और ऊपर की संख्या दिया गया था। तो नीचे का संख्या परमाणु क्रमांक, ऊपर की संख्या परमाणु भार आपको पता चल गया। तो आपको पता था कि जितने नीचे की संख्या होंगी उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही प्रोटॉन होंगे। और ऊपर की संख्या निकालने के लिए 23 माइनस 11, ऊपर से नीचे को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी 12। अब इसमें ना आपको परमाणु क्रमांक नहीं दिया, नीचे की संख्या थी तो परमाणु क्रमांक पता चल जाता था। अब आपको एक चीज लिख रहा है, परमाणु क्रमांक ना दे करके यहां परमाणु क्रमांक आपको पूछ क्या रहा है? परमाणु क्रमांक नहीं दिया है, लेकिन पूछ क्या रहा है? न्यूट्रॉन पूछ रहे हैं। और आप जानते थे कि हमको न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो a माइनस जेड करना होता है, a माइनस जेड करना होता है, ये पता था आपको। अब आपको जेड ना दे करके वो क्या कर दिया, क्योंकि हमको पता होता है जितना जेड होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप ये देखिए, इसमें आपको जेड नहीं दिया है, लेकिन आपको या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना। और आपको पता है कि जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो आप ये देखिए कि प्रोटॉन की संख्या कितना है, आप ये देखिए कि प्रोटॉन की संख्या कितना है। तो आप ये पा रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या यहां पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 16 है। और आपको ये बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास 32 है, मतलब ए की वैल्यू जो है वो 32 दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या जो है वो आपको कितना दिया गया है? 16। मतलब इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या तो 16 है, तो दोनों मिलाकर के 16 नहीं, ठीक है, 16 है। तो ये दोनों को बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी 16 और प्रोटॉनों की संख्या। आया बात समझ? एवं के जगह या लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या 16 है। तो आपको पता चल गया कि या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि n इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ते हैं, a इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? n प्लस p भी तो पढ़ते हैं। परमाणु भार क्या होता है? न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों का योग होता है। तो आपको पता है कि n को हटा दो, क्योंकि पक्षांतर करना है, तो a माइनस जेड होगा, या a माइनस क्या बोलेंगे यहाँ पर? p बोलेंगे। आपको पता है a कितना है? 32।
प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन दिया है 16, 32 माइनस 16 कितना हो जाएगा 16, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरा बताने का मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सिंपल दिया रहेगा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिया रहेगा, तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेना है, और परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन निकल आएगा। दूसरे टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक न देकर के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या दिया रहेगा, उसके आधार पर आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा। तो या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या दिया होगा तो उसको परमाणु भार से घटा देना तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। आया बात समझ में, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा क्वेश्चन कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 8 है, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको पहले परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिया जाता था, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया गया है। अब आपको बोल रहे हैं कि आप निकालो। तो आप ये देखिए ना, जो दिया गया है उसको आप लिखने का प्रयास करें। आपको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, तो इस 8 को बांट नहीं देना है आपको। आया बात सुनिए, मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब आप ये देखिए कि परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक मतलब Z निकालने बोल रहे हैं, परमाणु भार मतलब आपको A निकालने बोल रहे हैं। तो आप तो जानते हैं ना A इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग। तो N कितना था 8, P कितना है 8, तो 8 और 8 16। आपको Z निकालना है, तो Z तो आपको पता है ना कि Z क्या होता है, जितना P होता है या जितना E, कोई भी एक चाहिए आपको। तो याद रखिएगा, ध्यान रखना कि जितना Z और P दिया गया है, तो आप कोई एक को ले लो। Z कितना दिया गया है बताओ, Z कितना दिया गया है आपको निकालना है। प्रोटॉन दिया है ना 8, इलेक्ट्रॉन दिया है ना 8, तो यही Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछेंगे। अब एक और आपको नई वैरायटी की ओर ले चलता हूं, ध्यान रखिएगा। आप अभी तक एक बात ध्यान देने का गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को अभी तक हम लोग समान रखे थे। यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान था। यदि ऐसे कंडीशन निर्मित हो जाए कि दोनों की संख्या समान ना हो, तो अब आप बोलेंगे कि सर आप तो बताएं कि परमाणु क्रमांक में या तो प्रोटॉनों की संख्या या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता रहेगा, वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, लेकिन आइए हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन की वैरायटी से। देखिएगा, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, प्रोटॉनों की संख्या 11 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो उस तत्व का नाम बताइए, उस तत्व का नाम बताइए, नाम बताइए। आया बात समझ में, क्लियर है? अब आप एक बात को समझना, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। अभी तक हम ये पढ़ते थे कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता था, है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होंगे बताया, और वही उसका परमाणु क्रमांक होगा ये बताया। ऐसा होता है, लेकिन अब बात को समझना है, ध्यान से समझिएगा। यदि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान देना है। चार्ज जो होते हैं ना,
वो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव जिसके पास होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेगा। पॉजिटिव जो होगा वो देगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बात को समझना, थोड़ा सा आपको समझाता हूं। मान लो मुझे पैसे की आवश्यकता है और मुझे किसी से पैसा मांगना है, तो मान लो मैं पैसा किसी से लेता हूं तो मुझे तो उसको पैसे को लौटाना होगा, तो मैं उसका ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया। तो मैं अगर पैसा उससे ले रहा हूं ना तो मेरे में माइनस आ जाएगा, ऋण आएगा, क्योंकि मैं ऋण ले रहा हूं, मुझे लौटाना है। तो जो भी लेगा ना उसमें माइनस आ जाएगा। और जैसे वो मेरे को, मान लो कोई दूसरा व्यक्ति पैसा देता है तो वो बोलेगा एक शर्त है, पैसा तभी दूंगा जब ब्याज दोगे। तो वो तो प्लस में जा रहे हैं ना, आपको उसका मूलधन भी मिल रहा है और उसको ब्याज भी मिल रहा है। तो साथ में एक बात को समझना, यदि कोई भी चीज पैसा दे रहा है तो ये उद्देश्य से दे रहा है कि मेरा कुछ उसमें बढ़ोतरी हो। अब मैं ले रहा हूं तो मैं तो ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया। तो जो लेगा वो ऋण, जो देगा वो प्लस, ये याद रखना है। अब यहां तो पैसे की बात नहीं हो रही, यहां किसकी बात होगी? इलेक्ट्रॉन। यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसमें निगेटिव चार्ज होगा। अब एक बात को समझना, सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, आप समझिएगा। मान लो आपके पास में दो तत्व है, एक Na है और एक Na+ है। ऐसा तत्व दिखा आपको, Na और Na+ दिख रहा है, तो दोनों में तो क्या दिख रहा है? समान दिख रहे हैं। लेकिन एक में समझ में आ रहा होगा, एक में प्लस लगा हुआ है, एक में कुछ नहीं लगा हुआ है। तो आपको पता है कि Na जो है, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए तो मैं लिखा था Na के ऊपर में 11 और 23 लिखा था। तो Na के आधार पे देखेंगे तो नीचे क्या है? नीचे बोलेंगे कि सर नीचे 11 है, मतलब परमाणु क्रमांक क्या हो गया? Z क्या हो गया? 11 और A क्या हो गया? 23 हुआ ना। अब नीचे 11 है तो यहां इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, क्योंकि नीचे ये परमाणु क्रमांक है तो 11 है। तो लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे को घटाए 23 - 11 कितना हो गया? 12 हो गया, है ना। लेकिन अब बात को समझना, ये तब होता है जब हम लोग इस तरीके से कोई चार्ज नहीं लगा हुआ था तो। लेकिन अब चार्ज लग गया, लेकिन सेम दिख रहा है, तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार तो सेम हो गया। परमाणु क्रमांक परमाणु भार सेम हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए 11 लिख देते हैं, क्योंकि Na टाइप दिख रहा है ना। थोड़ी देर के लिए इसको आप छुपा दीजिए, यहां पर के लिए थोड़ी देर के लिए छुपा दीजिए, तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? आपका 11 हो गया, और ये कितना हो गया? 23 हो गया। लेकिन आपका ये जो है Na नहीं था, यहां बस Na में कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज था। प्लस तभी लगेगा जब वो कुछ देगा तो। अब यदि कुछ नहीं, मतलब 1+ है, मतलब वो 1 रुपए दे रहा है। मान लो मैं किसी को 1 रुपए दे रहा हूं तो मेरे में 1+। मान लो मैं किसी को 5 रुपए दे रहा हूं तो 5+। अगर Na में 1+ है, मतलब Na 1 दिया है। अभी अगर कुछ नहीं था तो उसके पास कितना रुपए था? 11 रुपए था। लेकिन अगर एक प्लस चार्ज तभी आएगा जब वो क्या करेगा? 1 देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1+ चार्ज। तो वो अभी जब उसमें कोई चार्ज नहीं लगा होता है ना, तो उसमें क्या था? 11 इलेक्ट्रॉन थे। यदि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना तो बचा कितना? 10। बात समझ में आया? कहने का मतलब प्लस चार्ज हो गया, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 1+ का मतलब समझ जाना कि वो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो सोडियम में ये सोडियम कहलाता है, Na सोडियम। लेकिन अगर किसी तत्व के ऊपर में प्लस चार्ज या माइनस चार्ज लग जाए तो वो सोडियम, या उस तत्व के नाम के पीछे आयन का प्रयोग कर रहा है, सोडियम आयन कहेंगे इसको, सोडियम आयन, क्योंकि Na+ चार्ज है। अब Na+ चार्ज है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो समान थे जब उसमें आयन सफिक्स का प्रयोग नहीं हुआ था तो। लेकिन अब आपको देख पा रहे होगे
कि सर आप तो बोले थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, तो बिल्कुल बराबर होंगे। कब होंगे? जब उस तत्व के नाम के पीछे आयन नहीं होगा। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित नजर आए, संख्या चेंज नजर आए, इसका मतलब समझ जाना ऐसे तत्वों के नाम के पीछे आयन लिखा होगा, उसको आंसर टिक करके आना है आपको। आया बात समझ में क्लियर? अब देखिएगा कि कायदे से प्रोटॉन की संख्या या तो 11 होना था, यह है, या तो इलेक्ट्रॉन 11 होना था, या तो प्रोटॉन को 10 करना था। आप कभी भी प्रोटॉन को परिवर्तित नहीं करोगे। प्रोटॉन जो दिख गया उसी के आधार पर तत्व को लेना है। प्रोटॉन की संख्या 11 किसमें 11 होता है? तो याद रखिएगा, जब 11 है प्रोटॉन 11 मतलब परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। अब परमाणु क्रमांक किसका 11 होता है? तो सोडियम का होता है। हाँ, तो ये आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, आप ये देख पा रहे हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? बोलो, बराबर है क्या? नहीं है। तो आप इसके आंसर के नाम के पीछे उसको चयन करना जिसमें आयन लिखा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कौन सा आयन? अगर अब आप आयन देखोगे तो कौन सा आयन? तो आप ये देखिएगा कि संख्या कम है कि बढ़ रहा है। यदि संख्या कम नजर आएगा, प्रोटॉन से कम नजर आएगा, तो आप पॉजिटिव साइन लगाओगे, पॉजिटिव साइन। और यदि प्रोटॉन से बढ़ा हुआ संख्या दिखेगा, बढ़ेगा कब आपके पास पैसा? जब आप किसी से लोगे तब। अभी कम नजर आ रहा है, 11 था, दे दिया, तो दिया है तो प्लस चार्ज लगाना है, दे दिया है तो प्लस चार्ज, और लेगा तो माइनस चार्ज। सीधा सीधा सिंपल बात। प्रोटॉन से यदि कम दिखेगा संख्या तो प्लस चार्ज लगाना, तभी इलेक्ट्रॉन देगा। जब उसके पास में लगेगा कि नहीं मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मेरे पास ब्याज हो सकता है, तो प्लस चार्ज लगा लिया वो। तो याद रखना है कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब भी संख्या प्रोटॉन से आपको कम दिखे तो पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए। जैसे कि एग्जांपल, अब थोड़ी देर के लिए फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन माइनस, ऐसा लिख दिया मान लो। अब मान लो यहां पर मैं लेकर के चलता हूं क्लोरीन का 17 और ये 35.5 ऐसा लेकर के चला। अब आप नीचे की संख्या देखिए, तो नीचे की संख्या देख रहे हैं, मतलब जेड की संख्या कितना हो गई? 17, और ए की संख्या कितनी हो गई? 35.5 हो गया। तो जेड 17 है तो प्रोटॉन भी 17 हो गया और इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गया, हुआ ना? लेकिन आप एक बात को चयन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्लोरीन के ऊपर में माइनस चार्ज है, Cl दिख रहा है, तो 17 कायदे से यहां पर भी कितना? प्रोटॉन को 17 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को 17 होना चाहिए। कब होना चाहिए था? जब कोई आवेश नहीं लगा होता तब। लेकिन अब एक माइनस है, मतलब वो 1 रुपए ले रहा है, समझ लो। यहां रुपए की बात नहीं होगी, यहां इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब मैं किसी से लूंगा पैसा तो मेरे में तो बढ़ोतरी उस समय हो रहा है ना। तो 17 था, यदि वो किसी से 1 ले रहा है तो 1 माइनस नहीं कर देना है, 1 प्लस करना है। तो 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18। देखिएगा, माइनस देख करके माइनस मत कर देना। माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। 17 था, वो किसी से 1 ले रहा है, माइनस ही बता रहा है, 1 ले रहा है, 1 ले रहा है तो 1 बढ़ेगा तो 18 हो जाएगा। आया बात समझ में? देखिए प्रोटॉन और क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बोलो डिफरेंट है। अब मैं यहां से कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपके इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा गया था? इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या 11। तो अब सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट इसको देखना, जब बराबर की स्थिति ना बने तो आप प्रोटॉन को लेकर के ही चलना, हमेशा प्रोटॉन को देखना। यदि परमाणु क्रमांक आपको निकालना होगा तो हमेशा प्रोटॉन को देखना, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट एक्सेप्ट की बात नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है, प्रोटॉन नहीं होगा कम ज्यादा। तो प्रोटॉन की संख्या कितना? 11। 11 किस में होता है? सोडियम में होता है, तो सोडियम लगा लो। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है क्या? नहीं है, तो आयन लगा दो, आंसर खत्म। अब ये देखो कि कम है कि ज्यादा है? कम नजर आ रहा है। कम नजर आ रहा है तो आप ये समझ लेना कि इसमें पॉजिटिव लगेगा। आया बात सुन। और अगर ज्यादा होता, देखो ज्यादा हुआ ना, इसमें देखो कायदे से कितना होना था? 17, लेकिन अब कितना है? 18। 18 बढ़ेगा कब? ये बढ़ेगा तब जब माइनस चार्ज लगा रहेगा। और इलेक्ट्रॉन कम कब होगा? इलेक्ट्रॉन कम कब होगा? तब जब पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। क्योंकि मेरे पास 11 रुपए था,
मैं किसी को 1 रुपए दे दिया तो बचा कितना 10, देने वाले पर कौन से चार्ज प्लस चार्ज, तो 1 प्लस का मतलब वो 1 देगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपको पेपर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला न्यूमेरिकल आता है तो हमको इसको प्रैक्टिस करना है। आगे की क्लास में हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक, सम विन्यासी, समभारिक, समस्थानिक क्या होता है इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।